हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को सायंकाल का अभिवादन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में जिसका कि नाम है टेक पाठशाला। तो जैसे कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि यहाँ पर हम आज वर्णमाला की पहली कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व आपको कुछ जानकारियां मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। हिंदी और इंग्लिश को लेकर अगर मैं बात करूं तो हिंदी का बैच अगर आप हमारी एप्लीकेशन में जाके परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। 599 में आपको कंप्लीट हिंदी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, आपको पढ़ाई जाएगी। केवल अगर आप हिंदी का लेना चाहते हो और यदि आप कंबाइंड लेना चाहते हो यानी कि हिंदी के साथ साथ आप जनरल इंग्लिश का भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भाई ये आपको 999 में मिलेगा। यानी कि मान के चलो 1000 रुपए में दोनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। और जब तक कि आपका एग्जाम की आपकी अच्छे से तैयारी ना हो, आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस यहाँ पर चलेगी, एक एक चीज अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चाहे हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें। तो भाई ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, देखो सिलेक्शन चाहिए तो कोई भी पोर्शन आपका वीक नहीं रहना चाहिए, हर एक पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दोनों सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो 999 में आप इसको परचेज कर सकते हो, या अलग से अगर इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हो तो उसको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कुछ सर ऐप वाली क्लासेस और यूट्यूब वाली क्लासेस में क्या डिफरेंस है? भाई ऐप वाली क्लासेस और यूट्यूब वाली क्लासेस लगभग सेम ही होती है। यहाँ पर जो अभी यूट्यूब में आपकी क्लास चल रही है वर्णमाला, तो वर्णमाला यहाँ पर 2 से 3 दिन आपके चलने वाली है, 3 से 4 दिन चलेगी। या आप ये मान के चलो कि वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वर्णमाला की क्लास आपका यूट्यूब में ही चले, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन में क्लास चलेगी। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको फोन में ही क्लास आप देख सकते हो या अपने लैपटॉप में देख सकते हो। ठीक है, वहां पर भी एप्लीकेशन में भी लाइव क्लास चलती है, यूट्यूब में भी लाइव क्लास चलती है। यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन है ना, गूगल का एप्लीकेशन है यूट्यूब। तो जिस प्रकार से अभी आप लाइव देख रहे हो उसी प्रकार से हमारी अपनी एप्लीकेशन है, टेक पाठशाला नाम से, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, है ना। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे आप यूट्यूब में लाइव देखते हो वैसे आपको हमारी एप्लीकेशन में लाइव क्लास दिखेगी, है ना, जब हम वहां पर पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल यूट्यूब में ही क्लास चल रही है। ठीक है, बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिए होंगे, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए कि मैथमेटिक्स चलेगी नहीं चलेगी, केमिस्ट्री फिजिक्स की अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट यहाँ पर है उनको इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी, मैंने आपको बता दिया है हिंदी और इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का फिर से, और ज्यादा देर न करते हुए हम सीधा सीधा आज के टॉपिक में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं अपने फोन में यूट्यूब ऑन कर देता हूं ताकि आपके कमेंट्स साथ साथ में पढ़ सकूं। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्लास पढ़ाते हुए अगर कोई चीज मैं समझा रहा हूं तो हो सकता है कि आपका मैसेज में पढ़ ना पाऊं, है ना। जैसे कि कोई भी छोटा सा टॉपिक खत्म होता है तब मैं पढ़ूंगा आपके मैसेजेस, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो आज है हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक जो कि आपका रहने वाला है वर्णमाला। और मैं आपको बता दूं 100 नंबर का अगर पेपर बन रहा है तो वर्णमाला से 6 से 7, 7 से 8 या 10 प्रश्न भी बन सकते हैं। कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे आपको चीजों को पढ़ना है, आइए देखते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल दीजिए, टॉपिक का नाम है वर्णमाला। अब वर्णमाला में ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सीधा स्वर और व्यंजन में चले गए, या वर्णमाला लिख दी, है ना। बिल्कुल बुनियादी चीजों को पहले समझेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनि का क्या मतलब है। मैं आपको बता दूं यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ही आयोग ने ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भाई जिन ध्वनियों का उच्चारण एक श्वास में होता है उसे क्या कहते हैं। अब बच्चा फंस गया यहाँ पर
बच्चा क्या करता है, वर्णमाला पढ़ता है, वर्णमाला स्वर और व्यंजन पढ़ता है, वर्गीकरण पढ़ता है, उच्चारण स्थान पढ़ता है, बात खत्म, वर्णमाला खत्म होगी एक दिन में या 2 दिन में। तो ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, आपको एक एक चीज को पढ़ना है। भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई कौन सी होती है, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी होती है, भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड कौन सा है, दृश्य खंड कौन सा है, निरर्थक इकाई कौन सी है ना, हिंदी का पाणिनि कौन किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला में। सर ऐप पे क्लासेस कब से शुरू होंगी, शुभांगी कह रही है। शुभांगी देखो, जैसे ही यूट्यूब में क्लास फिनिश होगी वैसे ही हम एप्लीकेशन में आ जाएंगे और टाइमिंग आपका सेम रहेगा, 6 से 7। अभी जो हिंदी की क्लास आपकी चल रही है वही टाइम आपका एप्लीकेशन में रहेगा। जिस तरह से आप यूट्यूब में अभी लाइव देख रहे हो मुझे, उसी तरह से आपको टेक पाठशाला की एप्लीकेशन में मैं इस समय लाइव दिखूंगा, ठीक है ना। तो 2-3 दिन, 3-4 दिन या 5-6 दिन भी लग सकते हैं वर्णमाला को कंप्लीट होने में। जैसे ही हम इसे कंप्लीट करेंगे एप्लीकेशन में आ जाएंगे, फिर आपको एप्लीकेशन में आना पड़ेगा, कोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में दिखेंगी, ठीक है। चलो देखो भाई, वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहली बात कि वर्णमाला एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का अर्थ क्या होता है, यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो योग से बनते हैं। 2 शब्दों के या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से जो बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आपको सीधा सीधा यहां पर दिख रहा होगा 2 शब्द यहां पर क्या है, एक तो वर्ण और एक माला। तो माला तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन वर्ण हमें समझ में नहीं आता है, भाई वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वर्ण क्या है, कहां से ये निकला है, इन सारी चीजों को हम समझते हैं। तो भाई वर्ण को समझने के लिए सबसे पहले हमें ध्वनि को समझना होगा। अगर हम ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, तो बेटा ध्वनि क्या है उसको तो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले देख लो कि ध्वनि जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक आपका वर्ण और दूसरा जो है इसको हम कह देते हैं अक्षर, ठीक है। ध्वनि जो है 2 प्रकार की होती है, एक वर्ण और एक अक्षर। तो वर्णमाला का जो वर्ण है ये कहां से आया है, ध्वनि से आया। अब इसको समझने के लिए हमारे पास शब्द काफी सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जटिल शब्द, क्लिष्ट शब्द जिन्हें कहते हैं, जैसे कि आपका स्वस्तिस्तु हो गया, जैसे कि आपका भर्सना हो गया, जैसे कि आपका वर्त्स्य हो गया, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। भाई लिखने की तो दूर की बात है, पढ़ने में भी जो जटिल हैं, मतलब काफी लोग उसे पढ़ ही नहीं पाते हैं, ऐसे शब्द भी हैं। तो वो बात की बातें हैं, जब हम वर्तनी शोधन, वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ेंगे, वर्तनी विश्लेषण पढ़ेंगे, वर्ण वियोजन पढ़ेंगे, तो इन सारे शब्दों को हम देखेंगे। आप चिंता ना करें, फिलहाल के लिए बहुत ही आसान सा शब्द मैं यहां पर लेके आया हूं, आपको समझ में भी आएगा और लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है, ठीक है। शब्द क्या है तो इसको देख लो। एक शब्द ले लेते हैं कर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस शब्द को खंडित करना है। भाई हमें इस शब्द को क्या करना है, खंडित करना है, यानी कि इस शब्द को तोड़ना है। तो कर्म शब्द जो होगा वो कैसे टूटेगा भाई, कर्म शब्द जो होगा वो 2 चरणों में टूटेगा। देखो भाई ध्यान से देखना, कर्म शब्द जो है वो 2 चरणों में टूटेगा। पहला चरण क्या है, पहला चरण है आपने क्या किया, का को अलग कर दिया, और दूसरा चरण है आपने क्या कर दिया, मां को अलग कर दिया, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है रा लगा हुआ है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रेफ, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे। देखो रा कितने प्रकार के होते हैं, जो आधे रा होते हैं, है ना। चलो ये हो गया। अच्छा दूसरा चरण क्या है, दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले का को तोड़ेंगे। अब का कैसे टूटेगा, तो का में हल चिन्ह लगेगा। काफी लोग इसे हलंत कह देते हैं, ऐसा नहीं है, इसे हलंत नहीं कहते हैं, इसे हल कहते हैं। क्यों, तो देख लो, अगर मैं लिखता हूं शब्द राम, तो राम में यहां पर क्या है, हल चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भाई, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं हल चिन्ह। हा आधा है और ना पूरा, ठीक है, हल चिन्ह कहते हैं। अगर मैं इस चिन्ह की बात करता हूं इसको हल चिन्ह कहते हैं, लेकिन अगर मैं पूरे शब्द की बात करूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, हलंत कहूंगा। और हलंत कोई चिन्ह नहीं है, हलंत शब्द है। क्यों, तो आइए इसको समझते हैं। भाई थोड़ा ध्यान देना, हलंत शब्द कैसे बना है, हलंत शब्द बना है हल धन अंत से,
यानी कि ऐसे शब्दों को हलंत शब्द कहेंगे। राम शब्द यहां पर हलंत शब्द है। ऐसे शब्दों को हलंत शब्द कहेंगे जिन शब्दों में हल अंत में लगा हुआ है। देखो ये मैंने गलत लिख दिया है, आधा ना और था, अंत। हल चिन्ह जिन शब्दों के अंत में लगा हो उसे हलंत शब्द कहते हैं। तो हलंत कोई चिन्ह नहीं है, आप बचपन से इसको हलंत बोलते हो ना, ये हलंत नहीं है, ये हल चिन्ह है। पहली बात तो ये है, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको, है ना। देख लो यहीं से प्रश्न पूछा जाए तो कितनी बेसिक चीज है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, पहले चरण में आपने कर्म शब्द को इस तरीके से खंडित किया है। दूसरे चरण में आपने क्या किया, का पर हलंत हल लग गया, हल चिन्ह लग गया और हर्ष आ यहां पर अलग हो गया। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये कैसे टूटेगा, रा हल, मा में भी हल चिन्ह और फिर हर्ष आ। बात समझ में आई, ठीक है। तो का कैसे टूटा है इन दोनों में, और मां में जो रेफ लगा हुआ है वो कैसे टूटा है इन तीनों में। अब आपको समझने की आवश्यकता है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों ही क्या हैं, अक्षर। इनको कहा जाता है अक्षर। और अगर कितने ही हैं, 5 गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5। अगर मैं इन पांचों की बात करूं तो ये 5 के 5 क्या है, वर्ण, ठीक है। 2 अक्षर और यहां पर कितने हैं, 5 वर्ण। तो यही है कॉन्सेप्ट वर्ण और अक्षर का। अब हमने इसको प्रैक्टिकली समझ लिया है। प्रैक्टिकली चीजों को पहले क्यों समझा जाता है, ताकि अगर अब मैं इन दोनों की परिभाषाओं को लिखूं तो आपको वो परिभाषाएं समझ में आए, आपको वो चीज रटनी ना पड़े। मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी सारी चीजें समझाई जाएंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और परिभाषाएं रटनी ना पड़े, ठीक है ना भाई। चलो, थैंक यू सो मच, पॉलिटेक्निक लेक्चरर एस्पिरेंट। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? शुभाशीर्वाद भाई, शुभाशीर्वाद। अब देख लो भाई, ठीक है, समझ में आया, ये वर्ण हो गया, ये अक्षर हो गया। अब इसकी परिभाषा में चलते हैं। परिभाषा सबसे पहले हम किसकी पढ़ते हैं, ध्वनि की पढ़ते हैं। और देखो सारी चीजें यहीं पर है, यही कॉन्सेप्ट है आपका। इसी से देख लो ध्वनि की कितनी परिभाषा बनेगी, वर्ण की 4 से 5 परिभाषा बनेगी, अक्षर की 2 से 3 परिभाषा बनने वाली है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर है। छोटी सी चीज है देखने में, लेकिन काफी सारी चीजें समझने लायक है। अब देखो कैसे भाई, सबसे पहले मैं ध्वनि की बात करता हूं। अब पीछे तो हमने देख ही लिया है कि ध्वनि क्या है, लेकिन यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि के बाद हम वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण के बाद अंततः अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ध्वनि की परिभाषा होगी भाषा का लघुत्तम, है ना। अब काफी बुद्धिजीवी बोलेंगे कि सर आपने लघुत्तम गलत लिख दिया है। बेटा आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो, तो हिंदी भाषा पढ़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप उसको शुद्ध बोल सके, शुद्ध लिख सके। लघुत्तम ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। लघुत्तम शब्द कैसे बना, देखो, लघु यानी कि छोटा, जो कि विशेषण है, प्लस आपने क्या किया है, उत्तम यहां पर जोड़ दिया है, ठीक है। लघु क्या है, विशेषण। लघु क्या है, विशेषण शब्द विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, ठीक है। जैसे ही इसमें उत्तम जुड़ गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। जैसे कि इंग्लिश में आप एडजेक्टिव पढ़ते हो ना, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, और विशेषण भी 3 अवस्थाओं में होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। काफी लोगों को ये बात समझ में आती होगी, काफी लोगों को नहीं आती होगी, आप सीखे होंगे। तो मेरा काम है आप लोगों को एक छोटी से छोटी चीज बताना। काफी बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, आगे पढ़ाओ। अगर मैं ये सोच के चलता हूँ, मान के चलता हूँ कि ये चीजें आपको आ जाती हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं छोड़ दूं। इसीलिए मेरा मकसद ये होता है कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें जो भी हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो भाई आप एक चीज देखो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर, सॉरी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ संधि का अंतिम तीसरा नियम कहता है ये कि ऊ और ऊ मिलकर हमेशा बड़ा ऊ बनाएगा। तो घा पर जब बड़ा ऊ लगेगा तो इस प्रकार से लगेगा ना, तो लघुत्तम ऐसे ही लिखा जाता है, शुद्ध देख लो भाई, है ना। हम ऐसे लिखते हैं, लघुत्तम लिखते हैं ना भाई।
तो ये गलत है। वर्तनी शुद्धि, यहां से भी प्रश्न बनेगा आपका वर्तनी शुद्धि से। तो लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, है ना। तो परिभाषा क्या बनी, भाषा का लघुत्तम श्रव्य श्रव्य खंड। अब आप बोलोगे श्रव्य का मतलब क्या है भाई? श्रव्य का मतलब होता है सुनना, ठीक है। और जो चीज सुनाई दे रही है, ध्यान देना, जो चीज सुनाई दे रही है वो किसी न किसी ने बोली होगी। आप अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हो, कैसे सुन पा रहे हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना। तो श्रव्य जो है वही मौखिक है, मतलब जो मौखिक रूप से बोला जाता है वही तो सुना जाता है, वही तो सुना जाएगा। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाषा की लघुत्तम लघुत्तम मौखिक इकाई, ठीक है, मौखिक इकाई। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। अभी तो बेसिक चीजें चल रही है। भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई, मौखिक मतलब बोलना, ठीक है। मौखिक जो है विशेषण है, मौखिक जो है मुख से बना है। मुख क्या है? संज्ञा शब्द। और जैसे ही संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय लगे, बस ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शब्द में अगर आपको एक प्रत्यय दिख रहा है ना तो वो विशेषण है। कोई भी शब्द अगर एक प्रत्यय आपको दिख रहा है तो वो विशेषण है। आगे हम इसको समझेंगे। फिलहाल देखो भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई। अब देखो इसको यहां पर समझते हैं। भाई ध्वनि हमने क्या बोला? ध्वनि क्या है? अक्षर भी है और वर्ण भी है। अक्षर क्या है? मौखिक रूप से इकाई है, इकाई मतलब एक। और वर्ण भी जो है ये मौखिक रूप से क्या है? एक है। कैसे? आइए इसको समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं वर्णों की, सबसे पहले तो का में हल लगा हुआ है, इसका उच्चारण संभव नहीं है क्योंकि ये व्यंजन है ना। व्यंजन की मूल परिभाषा कहती है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसका मतलब व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, तो इसका उच्चारण तो आप कर नहीं सकते, है ना। अ की अगर मैं बात करूं तो जब आप अ बोलते हो तो यह मौखिक रूप से मुख से एक ध्वनि निकल रही है। और अगर मैं का बोलता हूं तो का में भी क्या है? मौखिक रूप से मुख से एक ध्वनि निकल रही है। तो चाहे आ बोला चाहे का बोला, मौखिक रूप से दोनों ही एकल ध्वनियां हैं, इकाई ध्वनियां हैं या एक ध्वनि है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? ध्वनि कह देते हैं भाई। मौखिक रूप से दोनों तो एक ही है ना, चाहे हम अक्षर की बात करें चाहे वर्ण की बात करें। तो इसीलिए हम ध्वनि को क्या बोल देते हैं? मौखिक रूप से जो सबसे छोटी इकाई है या एक ध्वनि है या एक उच्चारण है, उसको हम क्या कह देते हैं? ध्वनि कह देते हैं। अब जो मौखिक है वही सुनी जाएगी, तो इसीलिए हमने इसको लघुत्तम श्रव्य खंड भी कह दिया। कह दिया ना, देखो लिखा हुआ यहां पर लघुत्तम श्रव्य खंड या मौखिक इकाई। अब तीसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? देखो भाई दो परिभाषा तो हमने यहां पर लिख दी है, तीसरी परिभाषा देख लो। अथवा लिख देते हैं यहां पर, अथवा, फिर से अथवा लिख देते हैं, अथवा। तीसरी परिभाषा देख लो, कोई भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, आपको फंसना नहीं है, बस अटकना नहीं है। परिभाषा सेम है, यही है जो हमने अभी तक लिखा है, यही लिख रहे हैं हम। देखो तीसरी परिभाषा क्या होगी? भाषा की, इसको बस आसान रूप में लिख देते हैं हम, भाषा की लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई जिसे बोला, मौखिक मतलब बोलना, बोला एवं श्रव्य यानी कि सुनना, सुना जा सके, बोला एवं सुना जा सके। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा यहां पर हमने लिख दी है। बात समझ में आई है? तो ये है ध्वनि की परिभाषा, और ध्वनि को इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? ध्वनि के बाद हम बात करते हैं वर्ण की, ठीक है। तो वर्ण की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा कौन सी है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। उस परिभाषा को लिखते हैं। तो वो परिभाषा क्या है? देखो पहले परिभाषा लिखेंगे फिर उसको समझेंगे। भाषा की लघुत्तम, ध्यान से देखना भाई, अगर थोड़ा सा भी कहीं पर दिमाग इधर उधर गया तो कहानी फिर गलत हो जाएगी। एक एक चीज को अच्छे से समझना है, सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है भाई। एक एक चीज को अच्छे से देखो बस। भाषा की लघुत्तम इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता,
जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। ये परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। भाषा की लघुत्तम इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। खंडित नहीं किया जा सकता मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आइए इसको समझते हैं। देखो भाई कहां है ये, देखो हमने वर्ण किसको बोला, इनको बोला है। क्या आप का हल में जो है, हल चिन्ह में जो लिखा हुआ है, आप इससे छोटा कर सकते हैं इसको? नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटा है। क्या आप हर्ष आ को तोड़ सकते हैं? और नहीं तोड़ सकते। आप का को तोड़ सकते थे, आप माँ के ऊपर रेख इसको तोड़ सकते थे। देखो 3 ध्वनियों में टूटा ही है ना। क्या आप रा को तोड़ सकते हैं? हलंत में है या हल में है तो सबसे छोटा है ना। तो वर्ण क्या है, सबसे छोटे होते हैं। आप इनको और खंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो ये इसकी बुकिश डेफिनेशन है, किताबी परिभाषा है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि ये परिभाषा किसके अनुसार है, तो ध्यान रखना ये परिभाषा जो है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी, किशोरीदास वाजपेयी जी, इनके अनुसार ये परिभाषा है। और हिंदी में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं हिंदी का पाणिनि। तो 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से हिंदी का पाणिनि कौन है? आप क्या बोलोगे? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। अब क्यों है ये भी समझाऊंगा, पहले तो देख लो कि वो दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्होंने सेम यही परिभाषा दी है। तो वो दूसरे व्यक्ति हैं आचार्य कामता प्रसाद गुरु। आचार्य कामता प्रसाद गुरु, ये 2 व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, व्याकरण रहे हैं। व्याकरण का मतलब समझते हो बेटा? एक तो होता है व्याकरण और एक होता है व्याकरण। इसको भी देख लो। शब्द साधन में आपसे पूछा जा सकता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक तो होता है शब्द व्याकरण और दूसरा शब्द होता है व्याकरण। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? वी धन आकरण से यह बना है, यण संधि से बना है। व्याकरण का मतलब होता है कि किसी भी भाषा का, आप किसी भी भाषा की बात कर लो, सभी भाषाओं का क्या होता है? अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए कुछ नियम सुनिश्चित किए गए हैं, जिसे हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं, है ना। या इसकी थोड़ी सी जटिल परिभाषा में अगर चलें तो परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। आसान भाषा में क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे पढ़ना है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखना है, इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं, जो कि उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। अब ध्यान दो, ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी की पूरी व्याकरण आ जाती है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो मैं यही कह रहा था, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी, आचार्य कामता प्रसाद गुरु जी, ये दोनों ही क्या है? हिंदी भाषा के व्याकरण है। व्याकरण मतलब जिसको पूरी व्याकरण आती है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में अंतर है। लिख देना भाई जो चीजें बता रहा हूं। ठीक है, बीच बीच में पूछूंगा भी मैं क्लास में। देखो ऐसा नहीं है एप्लीकेशन में क्लास चलेगी। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे क्या हो गया भाई? थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका हैबिचुअल होने में। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब आप बोलोगे सर कि पाणिनि, हिंदी के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को क्यों कहते हैं? सबसे पहले पाणिनि कौन है इसको समझते हैं। देखो बेटा, आपको पता है हिंदी भाषा जो बनी है वो किससे बनी है? संस्कृत भाषा से बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, आदि जननी, 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो जननी यानी कि माता, जन्म देने वाली, और दूसरी आदि जननी। सबसे पहले तो समझ लो, आदि का मतलब होता है प्रथम और जननी का मतलब माता। तो हिंदी भाषा की प्रथम माता कौन है? संस्कृत। हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से ही बनी है भाई। सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत बनी, फिर जाके आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और तब जाके आपकी बनी है हिंदी। तो हिंदी भाषा की आदि जननी यानी कि प्रथम माता कौन है? संस्कृत।
और यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की जननी क्या है, तो पहली माता कौन है? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली बनी, पाली के बाद अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश का भी जो सौरसेनी अपभ्रंश रूप है उससे हिंदी भाषा बनी है। तो अगर आपसे जननी पूछा जाए तो ये क्या आ जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश, है ना। इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है और शायद ये प्रश्न ना पूछा जाए क्योंकि हिंदी भाषा का विकास आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लो नॉलेज के लिए। सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। तो हिंदी भाषा की माता कौन है? सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। और पहली माता देखो, आदि का मतलब होता है प्रथम, जैसे कि हम बोलते हैं आदिकाल। आदिकाल मतलब प्रथम काल। जैसे कि हम बोल देते हैं आदि योगी, प्रथम योगी। प्रथम योगी कौन है? जिसने पहली बार योग किया था, कौन है? भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। आदि योगी की मूर्ति भी साउथ में लगी हुई, आपको पता है, शायद 112 फीट की है ना। तो आज विश्व भर में योगा नाम से अपना रहे हैं लोग, विश्व भर में योग चल रहा है। तो किस वजह से चल रहा है? आदि योगी, शिव के वजह से, है ना। तो आदि का मतलब प्रथम, जैसे कि हम आदि मानव कह देते हैं, मतलब प्रथम मानव, है ना। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो क्या है? संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण जो लिखी गई है मानक व्याकरण, मानक मतलब मानी हुई, ठीक है। संस्कृत भाषा की प्रथम मानक व्याकरण लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? पाणिनि। यानी कि संस्कृत व्याकरण जो लिखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली मानक व्याकरण लिखी है संस्कृत भाषा की, वो कौन है? पाणिनि। और क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है और हिंदी भाषा की प्रथम मानक व्याकरण लिखने वाला कौन व्यक्ति है? आचार्य केशरी दास वाजपेयी जी। इसलिए इनको हिंदी का पाणिनि कहते हैं। संस्कृत का पाणिनि तो पाणिनि ही है, लेकिन हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाएगा? आचार्य केशरी दास वाजपेयी। बात समझ में आई? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, इसके अलावा अगर मैं और परिभाषाओं की बात करूं, अथवा लिख देते हैं यहां पर, अथवा। और परिभाषाएं क्या जाएंगी? अब आपको ध्यान देना है भाई, ये 2-3 परिभाषाएं काफी अच्छी परिभाषाएं हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। भाषा का लघुत्तम, भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड। देखो भाई, इससे पहले क्या लिखा था हमने ध्वनि में? भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड। श्रव्य मतलब जो सुनाई दे, और दृश्य का मतलब जो दिखे। और दिखती कौन सी चीजें हैं? जो लिखी हुई हैं, है ना। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसे? अथवा भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई लिख सकते हैं भाई। जो लिखित होगी, लिखित रूप में होगी, जो लिखित होगी वही तो दिखाई देगी। तो दृश्य क्या है? जो दिखाई देता है। दिखाई कौन देता है? जो लिखा हुआ है वही तो दिखाई देगा। जो लिखा हुआ नहीं हो कैसे दिखाई देगा? आइए इसको समझते हैं। देखो भाई, ध्यान दो। मैंने बोला लिखित रूप में, क्या का को हम सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं? नहीं मान सकते। हमने देखा कि का जब हमने लिखा तो का को हम लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि का को हमने इस तरीके से 2 ध्वनियों में तोड़ा है, एक तो हल में का और एक हर्षो आ, छोटा आ। तो का लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई नहीं है। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये दोनों। क्यों? क्योंकि आप इसको लिखित रूप में और छोटा नहीं कर सकते। मौखिक रूप में तो दोनों एक इकाई है, चाहे आप का बोलो चाहे आप आ बोलो, दोनों ही एक एक ध्वनि है मौखिक रूप में। लेकिन लिखित रूप में छोटी इकाई कौन सी? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर लिखित रूप में ये छोटी इकाई होगी ना। हाँ, तो इसलिए वर्ण को हम क्या कह देते हैं? भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई। और जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ सकते हैं, यानी कि वो दृश्य है, विजिबल है। भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड, ये कौन है? वर्ण। आ गई दोनों परिभाषाएं समझ में? आसान है ना? चलो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे और क्या क्या परिभाषा यहां पर हो सकती है? देखो भाई, अंतिम परिभाषा देखते हैं वर्ण की। अभी तक 3 परिभाषाएं हम लिख चुके हैं, शायद ये इससे छोटा नहीं होगा, हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये चलेगा हम नेक्स्ट पेज। अगली परिभाषा क्या हो जाएगी वर्ण की? देखो भाई, भाषा की लघुत्तम या चलो जिस तरीके से हमने ध्वनि की परिभाषा को आसान किया था उसी प्रकार से वर्ण की परिभाषा को भी थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ठीक है। भाषा की
सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यानी कि लघुत्तम है ना, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे लिखा जा सके, लिखा एवं दृश्य मतलब देखना, लिखा एवं देखा जा सके, देखा जा सके। ठीक है। अब इसके अलावा अंतिम परिभाषा जो आ जाती है, बीच में अथवा लिख देते हैं। ये सारी परिभाषाएं वर्ण की हैं। मैं आपको बता दूं, सारी परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, कोई भी परिभाषा पूछी जा सकती है। अब देखो अंतिम परिभाषा क्या जाती है, भाषा की लघुत्तम, भाषा की लघुत्तम निरर्थक, निरर्थक इकाई। निरर्थक का मतलब क्या होता है पता है, जिसका कोई अर्थ ना हो। शब्द कैसे बना है, विसर्ग संधि से, संधि भी पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, है ना। निहि धन अर्थक यानी कि जिसका अर्थ, निहि का मतलब अभाव, बिना, रहित। तो जो अर्थ रहित है, जो जिसमें अर्थ का अभाव है, उसे हम निरर्थक कहते हैं। ठीक है। तो भाषा की लघुत्तम निरर्थक इकाई कौन है, ये भी वर्ण ही है। और मान लो कि इसके विपरीत आपसे प्रश्न पूछा जाए, निरर्थक की जगह अगर सार्थक लिखा हुआ आ जाए, मान लो आपसे पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई तो है लेकिन कैसी, सार्थक यानी कि जो मीनिंगफुल है, कुछ ना कुछ अर्थ रख रही है, तो उस इकाई को हम क्या कहेंगे, उस इकाई को हम शब्द कहते हैं। वर्णमाला के बाद का टॉपिक संधि आएगा, संधि के बाद हम शब्द ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो भाषा की लघुत्तम निरर्थक इकाई क्या है, वर्ण, और भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, शब्द। बात समझ में आई। तो ये था आपका क्या, वर्ण। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अक्षर की। क्लियर है भाई। देखो अक्षर की बात करते हैं, तो देख लो भाई, ध्वनि भी देख लिया, वर्ण भी देख लिया, अब देखते हैं अक्षर। तो सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं। भाई ये शब्द अगर यौगिक शब्द है तो यहीं पर इसका अर्थ निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल यौगिक शब्द है भाई। आ धन अक्षर, आ का मतलब होता है, आ क्या है, प्रीफिक्स उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है नहीं, है ना, या अभाव आप कह सकते हो, नहीं या अभाव। क्षर होता है क्षरण, क्षरण का मतलब क्या होता है, विनाश या नाश। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो निकल के आया है ना, अक्षर का शाब्दिक अर्थ जो निकल के आया है, मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है उसे लिख लेते हैं। परिभाषा जो होगी उसको भी लिखेंगे। भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्षरण यानी कि विनाश, आ का मतलब नहीं, यानी कि जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश या नाश ना हो, यानी कि ऐसी चीज जो नष्ट ना हो सके उसको हम अक्षर कहेंगे। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, देखना चाहो तो देख लो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब संस्कृत में भी सेम ही चीज कहते हैं, नाक्षरति इति अक्षरम, नाक्षरति इति अक्षरम। लिखना चाहो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं, मतलब वही है। नाक्षरति इति अक्षरम मतलब जिसका क्षरण या नाश ना हो वही अक्षर। अब देख लो, आप मुझे बताओ कि जिसका क्षरण या नाश ना हो, या कोई भी चीज कभी भी अगर नष्ट ना हो या जिसका विनाश ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं कि नहीं कहते हैं। शाश्वत मतलब जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है और आदि अनादि काल तक चलता रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आपसे अक्षर का पर्यायवाची पूछा जा सकता है। पर्यायवाची मतलब कल भी पढ़ा था, पर्यायवाची या समानार्थी एक ही बात है। तो आपसे अक्षर का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, कुछ ना पूछे वर्णमाला में यही पूछ ले अक्षर का पर्यायवाची, तो आप क्या कहोगे, अक्षर क्या है जिसका क्षरण या नाश ना हो, यानी कि सबसे पहले ब्रह्म की हम बात करेंगे। ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा। भाई किस कैसे पैदा हुए हैं, कब तक रहेंगे, कुछ नहीं पता, आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं, आदि अनादि काल तक चलते रहेंगे। तो ब्रह्म क्या है, शाश्वत है। या तो ब्रह्म कह लो, या तो शाश्वत कह लो, या तो नित्य कह लो। नित्य का मतलब क्या होता है, रोज, हमेशा, हमेशा मतलब जो खत्म ही ना हो। या आप इसे चिरंतन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, चिरंतन कह सकते हो। अब आप बोलोगे चिरंतन क्या है भाई, ये तो समझ में नहीं आया। तो
तो अगर चिरंतन, शाश्वत तो आपने सुना होगा, चिरंतन क्या है इसको समझते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, चिरंतन शब्द जो है वो चिर से बना है, ठीक है, देखो ध्यान दो, चिरंतन शब्द जो है वो किससे बना है, चिर। और एक चीज और देख लो भाई, चिर जो है कैसा शब्द है, श्रुति संभिन्नार्थक। देखो श्रुति सम भिन्नार्थक, ये देख लो आप भाई। श्रुति मतलब सुनना, सम का मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब अर्थ रखने वाला, यानी कि जो सुनने में समान है और अलग या भिन्न जिसका अर्थ है उसे हम श्रुति संबंध भिन्नार्थक कहते हैं। चिर और चीर लगभग सुनने में समान है। देखो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सुनने में लगभग, सुनने में बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान नहीं, लगभग समान है। चिर और चीर में केवल एक मात्रा का अंतर है, एक में छोटी एक ही मात्रा है, एक में बड़ी एक ही मात्रा है, तो थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, है ना। तो चिर और चीर में क्या अंतर है, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो, आप एक शब्द ध्यान रखो बस, ये शब्द आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, आपसे ये शब्द भी पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में है। तो इनको ध्यान कैसे रखना है, कुछ नहीं करना है आपको। चिर को चिरायु से ध्यान रखो भाई, आपको कोई नमस्ते भैया प्रणाम करता है तो आप क्या बोलते हैं, चिरायु भव। आजकल तो कोई नहीं बोलता लेकिन आपने सुना होगा चिरायु भव। चिर का मतलब क्या होता है, चिरायु भव मतलब आपकी आयु जो है वो लंबी हो। तो लंबी या लंबा आप कह सकते हो, लंबी या लंबा जो है वो विशेषण है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूपों में हो सकता है। लंबी मतलब स्त्रीलिंग, लंबा यानी कि पुल्लिंग। चीर की अगर मैं बात करूं तो चीर को किस शब्द से आपको ध्यान रखना है, किस यौगिक शब्द से ध्यान रखना है, तो चीर हरण से ध्यान रखिए भाई। अब चीर हरण जब शब्द आता है तो द्रौपदी की याद हो जाती है भाई। चीर हरण किसका हुआ था, द्रौपदी का। तो चीर का मतलब क्या हो गया है, चीर का मतलब यहां पर हो गया वस्त्र, है ना भाई। चीर हरण यानी कि वस्त्रों का हरण हो रहा है, ठीक है। तो चीर का अर्थ होता है वस्त्र और चिर का मतलब होता है लंबा। एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण है, तो ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है। अब हम कहां पर थे, हम थे अक्षर में। तो भाई अक्षर का शाब्दिक अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है, पर्याय बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को। देखो भाई इसकी परिभाषा क्या है, और इस परिभाषा को हम समझने भी वाले हैं। जिन ध्वनियों को एक ही श्वास में बोला जाए, ठीक है। लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लेक्चरर का पेपर दे रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये मान के चलो कि लेवल जो होगा वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर आएगा आपके पास, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गूगल कर लेना, पता कर लेना, ठीक है। मोस्टली बच्चे गलत करके आए हैं उसको, कोई वर्ण कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पता ही नहीं है। तो परिभाषा क्या आ जाएगी अक्षर की, जिन ध्वनियों को एक ही श्वास में बोला जाए। थोड़ा सा हैंग कर रहा है इसको फिक्स करते हैं भाई, रुको जरा। जिन ध्वनियों को एक ही श्वास में बोला जाए, या जिन ध्वनियों का उच्चारण एक ही श्वास में हो, एक ही बात है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कह देते हैं। अब कैसे और क्यों तो देख लो, और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट जो है, जो हमें समझना था वो खत्म हो जाता है। आप एक देख लो, हम अक्षर की बात कर रहे हैं, अक्षर में जाना होगा हमें। अक्षर कौन से हैं, ऊपर वाले, ये दो अक्षर दे रखे, एक ही एक ही। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूं किसकी, देखो भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं इस का की, तो ये का क्या है, अक्षर है, लिखा हुआ है अक्षर। और अगर मैं इस मां की बात करता हूं जिसके ऊपर रेफ लगा हुआ है, आधारा लगा हुआ है, ये भी क्या है, अक्षर है, ठीक है। अगर मैं का की बात करता हूं तो यहां पर क्या है, दो ध्वनियां हैं, है ना। ध्वनि आप वर्ण को भी कह रहे हो, अक्षर भी को भी कह रहे हो, है ना। तो वर्ण को भी तो ध्वनि कहोगे आप। तो हलंत में का या हल में का या हर्षव आ जो है, दो ध्वनियां हैं, और दो ध्वनियों को जब एक ही श्वास में बोला जाएगा, कैसे बोल रहे हो आप, का बोला आपने, तो इसी को हम अक्षर कहते हैं। यहां पर दो ध्वनियां हैं, नीचे लिखी हुई दोनों ध्वनियां। यहां पर कितनी ध्वनियां हैं, तीन ध्वनियां हैं। तो दो या दो से अधिक ध्वनियां, दो या दो से अधिक ध्वनियों को जब एक ही श्वास, एक ही सांस में बोला जाए, या दो या दो से अधिक ध्वनियों का जब एक ही श्वास में उच्चारण किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अक्षर कहते हैं। बात समझ में आई है कि नहीं आई है, फटाफट बताओ भाई। अगर नहीं आई है तो दोबारा से रिपीट कर लेना इसको, यूट्यूब में क्लास है,
देख लेना, कोई समस्या नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो फटाफट से पूछ लो भाई, हम आगे बढ़ते हैं, फिर वर्णमाला की और चीजें देखते हैं, अभी समय है हमारे पास, ठीक है। और एप्लीकेशन में जो बच्चे कोर्स परचेज करेंगे उनको ये पीडीएफ के थ्रू मिलने वाला है, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है। सर बुक बता दो, भाई बुक कौन सी बताऊं मैं आपको, बताओ। ये जो कंक्लूजन निकला है वो कैसे निकला है, बहुत सारी बुक्स पढ़ के निकला है। मैं बुक आपको बताऊंगा तो आपको 2 साल लग जाएंगे वो सारी बुक पढ़ने में, कम से कम, उससे ज्यादा समय भी लग सकता है ना। तो उसकी चिंता ना करो, मैं आपको कल भी बोला था कि मार्गदर्शन हम आपका कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल नहीं छूटेगी, ठीक है। किसी एक बुक में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, आप कोई से भी बुक उठा के देख लो। प्रदीप यादव, ठीक है। हाँ, कॉमनली वैसे लूसेंट्स ही चलती है, लेकिन लूसेंट्स शब्द भंडार के लिए ज्यादा अच्छा है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारे राइटर्स हैं, कितनी बुक्स पढ़ोगे, किसी एक राइटर ने सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, कुछ चीजें आपको एक राइटर में मिलेगी, कुछ चीजें आपको दूसरे राइटर में मिलेगी। क्योंकि देखो कोई भी व्याकरण की, जब हम किसी भी भाषा की व्याकरण की जब बात करते हैं ना, तो उसकी एक ऑथेंटिक बुक नहीं होती है, कोई एक प्रामाणिक बुक नहीं होती है, बहुत सारी बुक्स होती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाषा जो है, कोई भी भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। अरे हिंदी भाषा पहले संस्कृत थी, आज हिंदी बन गई, हो सकता है कि कल आने वाले समय में कुछ और बन जाए, नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो भाषा जो होती है वो कभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, भाषा जो होती है वो विकासशील होती है, मतलब उसमें परिवर्तन आता रहता है। और अगर परिवर्तन आता रहेगा तो व्याकरण भी तो परिवर्तित होता रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई एक बुक ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल समय है हमारे पास, अब हम बात करते हैं। देखो भाई, हम बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने सबसे पहले वर्ण को उठाया, अब हम उठाएंगे माला को। सबसे पहले देखो वर्णमाला कैसा शब्द है, सबसे बुनियादी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला कैसा शब्द है, तो आप क्या बोलोगे? वर्णमाला जो है यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द, सबसे बुनियादी प्रश्न। यौगिक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो योग से बने हुए हैं। इसका विपरीत क्या होता है? मूल शब्द। मूल शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते। रोटी शब्द को तोड़ सकते हो आप, पंखा शब्द को तोड़ सकते हो, रोदंती, क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं। नीलकंठ शब्द को तोड़ सकते हो आप, नीलधन कंठ, समझ में आ रहा है। सूर्योदय शब्द को तोड़ सकते हो आप, सूर्यधन उदय, समझ में आ रहा है ना। तो एक शब्द होता है मूल, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जो योग से नहीं बना है उसको आप तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन जो योग से बना है उसको तोड़ सकते हो आप। कैसे? वर्णमाला कैसे टूटेगा भाई? वर्णमाला टूटेगा वर्णधनमाला। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों शब्दों में से एक मुखिया होगा, एक प्रधान होगा, आप बोलोगे मुझे सर यहाँ पर वर्ण प्रधान है, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्णमाला शब्द में जो प्रधान है वो कौन है? माला। माला शब्द क्या है? प्रधान है। आप बोलोगे ये तो गलत हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, वर्ण प्रधान होना चाहिए था। हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं वर्णमाला में, माला के बारे में थोड़ी ना पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, एक शब्द में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दो, एक शब्द में यहां पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा राजकुमार। राजकुमार, आपने बोला राजकुमार का मतलब क्या है? इसका सामासिक विग्रह क्या है? राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र, यही है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई राजकुमार को बुलाया जाए तो कौन आएगा? राजा आएगा या उसका बेटा आएगा? अरे राजकुमार को बुलाया जाएगा, यानी कि किसकी बात चल रही है? राजा के बेटे की, राजा के पुत्र की बात चल रही है। पुत्र, पुत्र की बात चल रही है, राजा की बात नहीं चल रही है, पुत्र की बात चल रही है। पुत्र किसका है वो बात दूसरी है, पुत्र राजा का है। पुत्र रंग का भी हो सकता है, रंक। भाई आपसे अगर राजा का विलोम पूछा जाए तो राजा का विलोम क्या होता है? रंक। रंक का मतलब होता है भिखारी। रा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर लग नहीं रहा, ठीक है, लगा लेना आप, ठीक है। बात चल रही पुत्र की, किसका है वो दूसरी बात समझ में आई? तो प्रधान कौन हुआ? पुत्र, राजा नहीं है, ठीक है। बीच में क्या है? संबंध कारक की का विभक्ति चिन्ह है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्णों की माला। तो प्रधान क्या है? प्रधान है माला। भाई माला की बात चल रही है, अब माला फूलों की भी हो सकती है, माला पैसों की भी हो सकती है ना। जब आपकी शादी होगी तो भाई फूलों पैसों की माला लगेगी आपके गले में, है ना। और माला वर्णों की भी हो सकती है। तो माला प्रधान है, माला किस चीज की है वो दूसरी बात है। तो प्रधान कौन सा शब्द हुआ? उत्तर पद प्रधान हुआ।
ठीक है। और जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उस शब्द में समास कौन सा होता है, ध्यान रखना, आगे हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। उस शब्द में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष का मतलब ही होता है उत्तर पद प्रधान। जब हम समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष का भी अर्थ मैं आपको बताऊंगा इस शब्द को खंडित करके। और तत्पुरुष समास एकमात्र ऐसा समास है जो कारकीय समास है, यानी कि यह समास किसी न किसी कारक से जुड़ा हुआ है। जिस भी समास में जिस भी कारक की विभक्ति चिन्ह आती है वो उसी कारक का तत्पुरुष समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि यहां पर की विभक्ति चिन्ह आपको दिखी जो कि संबंध कारक की है, तो वर्णमाला शब्द में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास। तो दूसरा प्रश्न ये बन गया भाई। पहला प्रश्न तो ये है कि यौगिक शब्द है। दूसरा प्रश्न क्या है कि वर्णमाला शब्द जो है इसमें समास बताओ भाई क्या है। कुछ ना पूछे, आपसे यही पूछ ले कि वर्णमाला शब्द में समास कौन सा है, तो आपके बोलोगे तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, दो प्रश्न हल हो गए यहाँ पर। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर हमने ये लिखा है भाई, हम कुमार की बात कर रहे थे बेटा। जो कुमार शब्द है ना, यह अनेकार्थी शब्द है, अनेक अर्थ रखता है। ठीक है, कुमार का मतलब पुत्र भी होता है और कुमार का मतलब होता है कुंवारा। कुंवारा मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है। आप समझो कैसे। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, अगर मैं कुमार की बात करता हूं तो कुमार क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों आया है। और यदि मैं कुंवारा की बात करता हूं तो इस तत्सम का हिंदी रूपांतरण, यानी कि इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि इस शब्द का जो अपभ्रंश रूप है वो क्या है, कुंवारा। इसको हम क्या कहेंगे, तद्भव। तो एक बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कुंवारा शब्द कैसा शब्द है, आप बोलोगे तद्भव। इसका तत्सम क्या है तो आप बोलोगे कुमार। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, ध्यान रखना, जिन भी लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो अपने नाम के आगे क्या लिखवाती हैं, कुमारी लिखवाती हैं। तो कुमारी का मतलब, कुमार का मतलब अगर कुंवारा है तो कुमारी का मतलब क्या हो जाएगा, कुंवारी हो जाएगा ना। बात समझ में आई है, कुंवारी तो हो जाएगा। हाँ, तो कुमारी भी क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कुंवारी। भाई शादी के बाद तो श्रीमती लिखवाती है ना, नहीं लिखवाती, लड़के श्रीमान लिखवाते हैं, श्री लिखवाते हैं, तो लड़के श्रीमती लिखवाती है। बात समझ में आई है। तो ये अनेकार्थी शब्द है। एक इसका अर्थ है पुत्र, दूसरा क्या है, कुंवारा। हाँ, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो बिल्कुल अलग है, उसको कुम्हार कहते हैं, कुमार नहीं कहते हैं। ठीक है, वो अलग शब्द है भाई, हाँ उसमें मत जाना आप। बात समझ में आई है। चलो अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जितनी चीजें हमें समझनी थी, समझने लायक थी, वो हमने समझ ली है। वर्णमाला एक यौगिक शब्द है जिसमें कि संबंध तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है भाई। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा क्या कहती है, और इसी के साथ इस सेशन को आज हम यहीं पर करेंगे कंप्लीट। देखो परिभाषा देख लो वर्णमाला की। देखो, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह। क्या मतलब है इसका? अच्छा, क्या हम ये कह सकते थे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। वर्णों का समूह कैसे होता है पता है आपको? मैंने का लिखा, फिर ता लिख दिया, फिर आ लिख दिया, फिर क्षा लिख दिया, फिर ना लिख दिया, मेरी मर्जी जो आ रही है मैं वो लिख रहा हूं। और वर्णमाला में कितनी ध्वनियां हैं, ध्यान रखना है, 52। 52 की 52 ध्वनियां मैंने लिख दी है। इसको कहते हैं वर्णों का समूह। तो हमने क्या कहा है, वर्णों का समूह, लेकिन कैसा, सुव्यवस्थित। सु मतलब सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित मतलब जिसकी व्यवस्था की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्णमाला में पहले स्वरों को स्थान दिया गया है, फिर व्यंजनों को स्थान दिया गया है। यानी कि जब हम इस वर्णमाला को सुव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, हर्ष आ दीर्घ आ सारे स्वरों को, फिर का चा टा ता पा, आपने वर्णमाला बचपन में तो पढ़ी होगी ना। तो अगर उस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से वर्णमाला लिखी जाती है, जो सुव्यवस्थित तरीका है, उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। इसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते। इसीलिए वर्णमाला की परिभाषा में हमेशा ध्यान रखना, वर्णों का समूह तो है लेकिन कैसा, सुव्यवस्थित। यानी कि पहले स्वरों को रखा गया है, फिर व्यंजनों को रखा गया है, और अंत में संयुक्त व्यंजनों को रखा गया है। ठीक है, स्वरों और व्यंजनों के मध्य में किसको रखा गया है, अयोगवाह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को रखा गया है। अब देखो, क्या यही परिभाषा इसकी है और परिभाषा नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है भाई। देखो,
सुव्यवस्थित शब्द के स्थान पर और क्या क्या शब्द आ सकते हैं? मुझे लगता है ये हैंग हो गया। अच्छा रुको, और कौन कौन सी परिभाषा आ सकती है? सुव्यवस्थित शब्द की जगह पर इसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं। सुव्यवस्थित की जगह पर व्यवस्थित आ सकता है। देखो ध्यान दो, व्यवस्थित, व्यवस्थित आ सकता है, या क्रमागत आ सकता है, या क्रमिक आ सकता है। सारी एक ही बातें आएंगी, कुछ अलग नहीं है। या क्रमबद्ध आ सकता है, मतलब एक ही है। क्रमबद्ध मतलब क्रम से बंधा हुआ, क्रमिक मतलब जो क्रम से चल रहा है, क्रमागत मतलब क्रम धन आगत यानी कि क्रम से जो आ रहा है, व्यवस्थित मतलब जो व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। सारी बातें एक ही हैं। तो इनमें से कुछ भी परिभाषा आ सकती है। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, क्रमागत, क्रमिक या क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वर्णमाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम सबसे पहले वर्णमाला को देखेंगे कि 52 ध्वनियां किस तरीके से रखी गई हैं, और फिर हम करेंगे स्वर और व्यंजनों को देखेंगे और इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जो भी डाउट है फटाफट से पूछ सकते हैं, अभी आप हमारे पास समय है। किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लो भाई। ठीक है, अदर सब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो नंबर चल रहा होगा नीचे, उस नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हो। सर एग्जाम कब है? बेटा अभी पढ़ लो, एग्जाम का देख लेंगे बात। ठीक है, इट्स मी। एग्जाम होने में अभी समय है, आप अपनी तैयारी अभी से रखिए। ठीक है, कल का इंतजार। इतने बड़े व्यक्ति ने ऐसे थोड़ी ना बोला है काल करे सो आज कर, ऐसे थोड़ी ना बोला। जो चीज हम कल पर टालते हैं वो कभी होती ही नहीं है। कल तो आता ही नहीं है ना। अरे कल आएगा तो वो वर्तमान बन जाएगा। भविष्यत काल एक काल्पनिक काल है ना, वास्तविक काल नहीं है। प्राइस क्या है बेटा? सूरज हिंदी जो है वो 599 है, और हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ोगे तो 999। इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया, बिल्कुल पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, और मैंने कल की क्लास में आपको यह भी बताया था कि 90 प्लस, 85 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस आपको कैसे स्कोर करना है ये मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज आपको बताई जाएगी, जितना सिलेबस है वो कंप्लीट आपको कराया जाएगा। ठीक है सर, अल्प प्राण और महाप्राण की कुल संख्या कितनी है? बेटा ऐसा है ना कि अभी चीजें चलने दो। अल्प प्राण और महाप्राण जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जब एक बार आप पढ़ लोगे, अभी जब आप जिस शहर गए नहीं हो उसकी जानकारी कैसे हो जाएगी आपको? पहले उस चीज को पढ़ो, फिर आपको खुद से समझ में आएगा कि अल्प प्राण महाप्राण की संख्या कितनी है, कौन कौन अल्प प्राण है, कौन कौन महाप्राण है। सबसे पहले तो अल्प प्राण महाप्राण का अर्थ क्या होता है, सघोष अघोष का अर्थ क्या होता है, इसको समझेंगे सबसे पहले। कोर्स कैसे परचेज करेंगे? देखो जहां पर आप कमेंट बॉक्स जो आपको दिख रहा है ना, वहां पे ज्वाइन कोर्स का आ रहा होगा कमेंट में, येलो कलर में टक पाठशाला लिखा हुआ है और ज्वाइन कोर्स का आ रहा है। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे ना, आपको सीधा सीधा आप प्ले स्टोर में चले जाओगे। प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन होगी टक पाठशाला नाम से, वहां पर डाउनलोड करो। कोर्स आपको उस एप्लीकेशन में दिख जाएगा, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। क्लियर है? चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।